इस लोकार्पण कार्यक्रम के अध्यक्ष नगर पंचायत सूरतगढ़ के अध्यक्ष श्रीमती बंता कुशोधन जी, नगर पंचायत के सभी माननीय पार्षदगण, कालीबाड़ी के मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष सम्मानित श्री राम कुमार कुंवर जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सुभाष गुप्ता जी, इंडिया वाहिनी के प्रदेश के प्रभारी श्री राघवेंद्र सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण श्री राधा रमन त्रिपाठी जी, श्रीमती साधना चौधरी जी, श्री लालजी त्रिपाठी जी, श्री हरिशंकर सिंह जी, श्री गोविंद माधव जी, सांसद प्रतिनिधि श्री राजू पाल जी, इंडिया वाहिनी के प्रभारी श्री श्याम धनी राही जी, उमेश पांडे जी, रमेश गुप्ता जी, लव कुश ओझा जी, अजय सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सूरतगढ़ नगर पंचायत के सभी प्रतिष्ठित यहाँ के व्यवसायीगण, मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित नागरिक बंधुओं, मैं सर्वप्रथम बधाई दूंगा नगर पंचायत की चेयरमैन और यहाँ के पार्षद गणों को और पूरे बोर्ड को, जिन्होंने एक बेहतर कार्य करके जनप्रतिनिधियों के सामने एक मिसाल प्रस्तुत की है। अक्सर ये शिकायतें हम सबके सामने आती हैं और हम लोग प्रतिदिन इस बातों से जूझते हैं कि हमारी जो नियामक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पर तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं। पर एक सामान्य आरोप होता है कि जनप्रतिनिधि जनता का फोन उठाता नहीं है, जनता की समस्या के प्रति संवेदनशील नहीं होता है, और गांवों में जाइए, शहरों में जाइए, सफाई कर्मचारी हैं लेकिन सफाई नहीं होती। लेकिन सूरतगढ़ नगर पंचायत ने अपने आप को उससे अलग करके एक नई छवि प्रस्तुत की है, और वह न केवल नगर पंचायत साफ सुथरा दिखता है, साथ साथ अपनी उपलब्धि स्वरूप भगवान शिव के इस मंदिर पर स्थित विशाल सरोवर को जिस भव्यता के साथ लोकार्पण का कार्यक्रम और जनता को आज लोकार्पित हो रहा है, सचमुच यहाँ का ये बोर्ड बधाई का पात्र है। और उसके लिए मैं यहाँ की जनता जनार्दन को, खासतौर से सूरतगढ़ की जनता को बधाई देता हूं, क्योंकि उनके द्वारा चुना गया बोर्ड एक बेहतर कार्य किया है। शासन की योजनाओं को और शासन के द्वारा उपलब्ध धन को सभी जनप्रतिनिधि अगर इसी प्रकार से बेहतर उपयोग करना प्रारंभ कर दें तो देश स्वर्ग बन जाएगा। कोई कारण नहीं, केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार कार्य कर रही है। आपको मैं उदाहरण देता हूं कि इस देश में 13वीं योजना में गांवों के विकास के लिए कुल 30,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने आवंटित किए थे। 30,000 करोड़ रुपए में 5 वर्ष तक इस देश के लगभग 6.5 लाख से अधिक गांवों का विकास होना था, एक परिकल्पना थी। लेकिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, इस सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर के 30,000 करोड़ से बढ़ाकर के 2 लाख करोड़ किया है। 2 लाख करोड़ में आप देख रहे होंगे लगभग हर गांव में, अगर उस गांव की आबादी 2000 है तो उस गांव को कम से कम 25 से 30 लाख रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे, और अगर उस गांव की आबादी 5000 है
तो उस गांव को 50 लाख से लेकर के 70 लाख, और अगर उससे अधिक है तो उस गांव को 80 लाख रुपए प्रतिवर्ष विकास योजनाओं को संपन्न करने के लिए भारत सरकार से सीधे प्राप्त होंगे। जब ग्राम पंचायतों में पैसा दिया जा रहा है तो क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत भी विकास की योजना के साथ जुड़ेंगे, और स्थानीय निकाय की इकाइयां, नगर पंचायत, नगर पालिकाएं, नगर निगम, इनमें भी नई योजनाएं प्रारंभ की गई है। स्मार्ट सिटी योजना प्रारंभ की गई है। अमृत योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 62 ऐसे नगर पंचायत और नगर पालिकाएं चयनित की गई हैं, जिसमें जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए सड़क, मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं का, पेयजल का, स्वच्छता अभियान का, तो भैया थोड़ा साइड, जहां पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं, जल निकासी की व्यवस्था के लिए लगभग 60,000 करोड़ रुपए भारत सरकार उपलब्ध करवा रही है। कार्य जो बोर्ड जितना बेहतर कर पाएगा उसका परिणाम उतना ही बेहतर होगा, और उसी प्रकार से धनराशि भी उसको प्राप्त होगी। और मैं धन्यवाद दूंगा नगर पंचायत सोहरतगढ़ के सभी यहाँ के चेयरमैन समेत जितने भी पार्षदगण हैं, जिन्होंने विकास की इस योजना को मतभेदों से ऊपर उठ करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठ करके विकास के मुद्दे पर इस सोहरतगढ़ हमारा है, हमें इसका विकास करना है, इस नैतिक जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए विकास की इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता का परिचय दिया, और आज उसी का परिणाम है कि यहाँ पर बेहतर कार्य हो रहा है। सभी अधिकारी मिलकर के किस रूप में काम कर रहे हैं। अगर प्रदेश की सभी नगर पंचायतों के सभी अधिकारी, सभी अभियंतागण, सभी कर्मचारीगण, सभी पार्षदगण, सभी चेयरमैन एक साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर दें, तो जनता को साफ सफाई के लिए, जनता को पेयजल के लिए, जनता को सड़क निर्माण के लिए, जनता को जल निकासी की समस्या के लिए जूझना नहीं पड़ेगा। जब जनप्रतिनिधि संवेदनहीन हो जाता है, जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ने का प्रयास करता है, तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में ये जनता ही जनार्दन का स्वरूप होता है, और वक्त आने पर फिर वो जनार्दन अपना ताकत दिखाता है, तो फिर अच्छे अच्छे लोगों को मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए मैं बधाई दूंगा कि सोहरतगढ़ नगर पंचायत ने वो करके दिखाया। वास्तव में बहुत बड़ा, मैं तो सोच रहा था जब सुभाष जी ने कहा कि हम लोगों ने भगवान शिव का एक पोखरा था, उसका जीर्णोद्धार करवाया है, उसका सुंदरीकरण कराया है, हम चाहते हैं कि आप वहां आए। मैंने कहा नहीं आऊंगा, मैं सोहरतगढ़ में आऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया था कि इतना बड़ा तालाब और इतनी भव्यता के साथ सुंदरीकरण का कार्य। तो मैं समझता था कि छोटा सा पोखरा होगा, तो इसी बहाने कि मुझे रास्ते में चलना है तो रास्ते में मैं रुक जाऊंगा, और मैं इसलिए आज का समय भी दिया। मुझे आज दिल्ली की एक बैठक में रहना था, लेकिन मैं समय इसलिए दिया, मैंने कहा छठ में कम से कम इसका उपयोग यहाँ के लोग और माताएं कर सकें, छठ का जो व्रत रखती होंगी वे लोग इसका बेहतर उपयोग कर सकें। इसके लिए फिर मैंने यहाँ का समय आज के लिए सुनिश्चित किया, और मैंने कहा छठ के पहले आप फिर इसको करवाइए, जिससे कम से कम छठ के समय एक सुंदर साफ सुथरा तालाब जनता को प्राप्त तो हो, और वह आज हम सबको यहाँ पर उसका एक स्वरूप दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ की नगर पंचायत को हृदय से इसके लिए बधाई देता हूं, उनकी शुभकामनाएं देता हूं। सज्जनों, मेरे सामने लखनऊ गोरखपुर यानी गोरखपुर लखनऊ के बीच में इंटरसिटी जो प्रारंभ होने वाली है उससे संबंधित एक ज्ञापन भी है। आप सबको मालूम होगा कि पिछली बार जब संसद में रेल बजट पर चर्चा प्रारंभ हुई थी तो मुझे ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसकी शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, और तब भी मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि सोहरतगढ़ में प्रमुख ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए।
क्योंकि यहां का एक प्रमुख व्यावसायिक मंडी है और इसलिए इंटरसिटी जो चलेगी यह गोरखपुर से, इसका पहले शुभारंभ 7 नवंबर से होना था, एक दिन और आगे बढ़ा, 8 नवंबर से होगा। 8 नवंबर को 3:30 बजे शाम को गोरखपुर में वहां पे प्रारंभ होगी, वहां से आने में फिर इसको जो समय लगेगा, लेकिन वैसे इसका जो समय होगा वह गोरखपुर से 3:45 बजे प्रातः होगा और मुझे लगता है कि लखनऊ लगभग 10 बजे के आसपास से पहुंचेगी। जो ज्ञापन आपने मुझे उपलब्ध करवाया है, मैं इस संबंध में महाप्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे से और रेलवे के अधिकारियों से बातचीत करके पूरा टाइम टेबल में लेकर के, और जैसे अन्य स्टेशनों पर इसका ठहराव हो उसी प्रकार से सूरतगढ़ को भी इसका लाभ प्राप्त हो, मैं इसके बारे में अवश्य उनको सामने इस बात को रखूंगा और ये मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ की बात बढ़नी है। इससे पहले नौगढ़ है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर का दायरा ही पड़ता है, तो इतने ज्यादा दूरी के बीच में पब्लिक का एक बहुत बड़ा सेंटर सूरतगढ़ है। सूरतगढ़ की जनता को इसका लाभ मिलना ही चाहिए। इसके बारे में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अवश्य कोई कार्रवाई होगी, लेकिन ये ट्रेन 7 की बजाय 8 नवंबर से गोरखपुर से प्रारंभ होगी और 8 नवंबर को ही उसका वहां से हम शुभारंभ भी करवाएंगे। सज्जनों, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विकास के लिए व्यक्ति को स्वयं रचनात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। हर कार्य अचानक नहीं हो सकता। आप चाहेंगे कि हमने सांसद को, हमने विधायक को, हमने चेयरमैन को, हमने प्रधान को प्रस्ताव दे दिया, एक कार्य हो जाना चाहिए, समय लगेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी, बार बार जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सांसद के पास 1500 से लेकर के 2000 ग्राम सभाएं होती हैं, टाउन एरिया होते हैं, नगर निगम होते हैं, उसकी निधि सीमित होती है। एक विधायक के पास भी 300, 350, 400 के आसपास गांव होते हैं, नगर पंचायत होती हैं। प्राथमिकता तय करने में दिक्कतें होती हैं, क्योंकि मतदान तो सबने किया है, मतदाता प्रत्येक व्यक्ति है, कोई जनप्रतिनिधि किसी मतदाता के लिए मना नहीं कर सकता, लेकिन प्राथमिकता तय करने में कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को सहयोग करना होगा, बार बार पहल करके उसका एस्टिमेट बनाने, प्रस्ताव को भिजवाने, फिर उसको मंगवाने और फिर इसकी कितनी महती आवश्यकता है, इसका महत्व कितना होगा, इन सब बातों से अवगत कराने। लेकिन दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो विकास अवश्य होगा। और अगर सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं होगा तो याद रखना कि विकास के बारे में कितना भी प्रयास आप करेंगे तो फिर विकास हो नहीं सकता। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना 1990 में बंद हो गया था। लोग कहते थे नहीं बनेगा। मैं एक अकेले व्यक्ति में गोरखपुर में रह गया था जो कहता था बनेगा। लोग कहते थे नहीं बनेगा, तो मैं कहता था तुम्हें जहां बोलना है वहां बोलो, सांसद मैं हूं तो बनेगा, ये अवश्य बनेगा और मैं बनवाऊंगा। शिलान्यास की तिथि भी आ गई, तब भी नेता भी और तमाम अन्य लोग भी बोलते थे कि नहीं हो सकता, शिलान्यास नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। मैं कहता था तो भी बनेगा, शिलान्यास होगा, प्रधानमंत्री गोरखपुर में आएंगे, शिलान्यास होगा। और जब प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आ गया, कार्यक्रम की तैयारी हो गई, तब भी लोग कहते थे कि कार्यक्रम होगा, सभा हो गई, मंदिर में महाराज जी की मूर्ति की अनावरण भी होगा, लेकिन शिलान्यास नहीं हो सकता है। मैं कहता था शिलान्यास होगा और केवल फर्टिलाइजर का ही नहीं होगा, हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य को देखते हुए एम्स का भी शिलान्यास करेंगे। और आप सबको याद होगा कि 22 जुलाई को हम लोगों ने गोरखपुर में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करके न केवल 26 वर्षों से बंद फर्टिलाइजर कारखाने के स्थान पर एक नया कारखाना स्थापित करने का शिलान्यास करवाया है, अब तो उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत एम्स का शिलान्यास भी गोरखपुर में हुआ है और दोनों का कार्य प्रारंभ भी हम लोग करवा चुके हैं।
अगर मैं भी उस भीड़ में इकट्ठा हो जाता कि नहीं होगा, तो फिर क्या होता, नहीं ही होता। लेकिन मैं कभी हिम्मत नहीं हारा। सरकार कोई भी रही हो,